अनोखे शायराना अंदाज से रंग भरने में माहिर, एक कवि, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देश भर में जाने जाते हैं, वो एक असामान्य प्रतिभा के धनी पीडीजी रोटेरियन मोहन जी पालेशा से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार उपस्थितों के सामने रखे। पीडीजी मोहन जी पालेशा। Good morning. Good morning. Chief guest for today's conference, District Governor Dr. Girish, Vara District 3170, District Governor-elect Sangram, DGN Gaurish, DGND Venkatesh, Urfo Baban Rao, President Dr. Prashant of RC Ichalkaranji Central, President Girish of Ichalkaranji Executive, Rotarian Kamble of Probus Club, Event Chairman, my dear friend Arun Bandari, and all the office bearers. Along with me, the speaker for today's conference, Advocate Shrikant Malkar. It is indeed great pleasure to be with you all for Rotary District Probus Conference. And thanks to my dear friend Arun again. It is almost a decade now that I have been visiting your district in various capacities and have received great warmth and attention from you all. Hope you all are taking good care and precaution during this COVID-19 pandemic, unprecedented times. But friends, this time shall also pass. We all believe that this time shall also pass. I thank Shiv Kumar ji for that appreciation introduction, and I will admit here that I will not be able to name each and every Rotarian of District 3170 whom I know personally, and they have been so friendly with me. But because of paucity of time, I won't be able to name everyone. As Baban Rao said, that we have been meeting for years together and we are so good friends, every one of us. So just to appreciate this friendship over a period of time, मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट 3170 के सभी भाई और बहनों के लिए। वो पंक्तियां इस प्रकार है कि लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है लोगों में और हम में, बड़ा फर्क है लोगों में और हम में। लोग जिंदगी को दोस्त और हम दोस्तों को जिंदगी समझते हैं। ये खास मैंने पंक्तियां अरुण जी के लिए और आप सभी 3170 के लिए ये कहना चाहता हूं, क्योंकि दोस्ती हमने बहुत अच्छी निभाई है। दोस्ती के बारे में आगे शायर जी दो पंक्तियां और ऐसे कहते हैं कि किसी एक डोर को थामने जाओ, किसी एक डोर को थामने जाओ तो हम पर ये नाम आ जाता है, वफाओं में दोस्तों पर अक्सर ये इल्जाम आ जाता है। कुछ ज्यादा ही दिल से निभाते हैं हम दोस्ती, कुछ ज्यादा ही दिल से निभाते हैं हम दोस्ती कि उदास हो वो वहां और आंखों में अश्कों का पैगाम यहाँ आ जाता है। इस प्रकार की दोस्ती निभाने में माहिर हमारे डिस्ट्रिक्ट 3170 के सभी भाई को मेरा नमस्कार। तो जब हम कहते हैं कि हम दोस्तों को जिंदगी समझते हैं, तो कुछ बातें आज हम कर ले जिंदगी के बारे में। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा जो हमारे अनिश्चित जीवन पर प्रकाश डालती है। हमारा जीवन कितना अनिश्चित है इसके बारे में बहुत सारी भ्रमावस्था हमारी होती है। हम समझते नहीं है कि हमारा नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां है शायर जी की जो प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। ये जिंदगी न जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदलती रही, बदलती शक्लों में बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा जो कि इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नजारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हमारा जीवन कितना सीमित है, फिर भी हमारा बर्ताव इस तरह का होता है जैसे हम अमर बट्टाई लेकर आए। हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हमें कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होता है पास वाले गांव में होता है, पास वाले शहर में होता है, पास वाले घर में होता है, लेकिन हम निश्चित होकर रात में सो जाते हैं
अर्धमृत अवस्था में रात में सो जाते हैं, इस हिसाब से सो जाते हैं कि सुबह का सवेरा तो हम देखने ही वाले हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। हम अमरपट्टा लेकर नहीं आए हैं। हमारे जीवन की डोर ये कब टूटने वाली है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसलिए शायद ये ऐसा कहते हैं कि दिए से न पूछो बाकी तेल कितना है, दिए से न पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से न पूछो बाकी खेल कितना है। पूछो उस कफन में सोए हुए इंसान को कि जिंदगी में गम और कफन में चैन किनता है। अभी जिंदगी में गम और कफन में चैन, इसकी वजह समझना जरूरी है। जिंदगी में खुशी होनी चाहिए। हम जितने भी कर्म सुबह से शाम तक हम जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, हमारे परिवारजनों को हम खुशी देना चाहते हैं। अगर इस तरीके का कर्म हम करते ही जाते हैं खुशी हासिल करने के लिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी में गम और कफन में चैन होता है? क्योंकि हमारी दिशा जो है, हमारी दिशा जो खुशी हासिल करने की तरफ जो हमने तय की हुई है, उस दिशा में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। क्योंकि हमने सही दिशा नहीं चुनी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया, ये पूरी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया जो हो गई है, लोग ये समझते हैं कि जितना हम मेरे पास ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, जितनी मटेरियल चीजें हमारे घर में इकट्ठा हो जाए, हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये गलत बात है। ही बात ऐसी नाही. मराठीमध्ये अतिशय 2 सुंदर ओळी आहेत याविषयी की सर्वसामान्य माणसाची सध्याची परिस्थिती काय. ज्येष्ठ कवींनी ह्या 2 ओळी ज्या सांगितल्या त्या अशा प्रकारे आहेत की एवढ्या छोट्या आयुष्यात खूप काही हवं असतं. एवढ्या छोट्या आयुष्यात खूप काही हवं असतं पण हवं तेच मिळत नसतं. एवढ्या छोट्या आयुष्यात खूप काही हवं असतं पण हवं तेच मिळत नसतं आणि हवं तेच मिळालं तरी खूप काही कमी असतं. चांदण्याने भरलेल्या आकाशात आपला आभाळ नेहमी रिकामा असतं. अपेक्षा, ख्वाहिश, हमने हमारे जीवन में ख्वाहिशें इतनी बढ़ा चढ़ा कर रख दी है. अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमें सब पता चल गया है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे पास है हम इकट्ठा करना चाहते हैं वो सब धरी की धरी रह जाती है और जो प्यार मोहब्बत ये जो सब चीजें हैं उसके लिए हमने तरसना शुरू कर दिया. जैसे मैं कहता हूं कि हमारे जरूरतें कितनी हैं और हम ख्वाहिशें कितनी चीजों की रखती है. इसके बारे में शायर जी ये कहते हैं 2 पंक्तियां कि ख्वाहिशों से भरा पड़ा है घर इस कदर, ख्वाहिशों से भरा पड़ा है घर इस कदर, रिश्ते जरा सी जगह के लिए तरसते हैं. मैं फकीरों से भी सौदा कर लेता हूं अक्सर जो 1 रुपए में लाख दुआएं देता है. फकीरों से भी सौदा कर लेते हैं, इतनी हमने ख्वाहिशें बढ़ा चढ़ा कर रख दी. शायर जी आगे चलकर कहते हैं कि ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं. ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से है जहां रास्ते नहीं होते. किसी फकीर की झोली में कुछ डाला, किसी फकीर की झोली में कुछ डाला तो ये समझ आया कि इस महंगाई के जमाने में भी दुआएं कितनी सस्ती है. हमने ये समझना चाहिए. अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हम इस दौर से जा रहे हैं, फिर भी हम शुक्र मनाते हैं कि हमारे सर पर छत है, हमारे सर पर छत है, हमारे किचन में खाना है और हमारे पैरों के नीचे जमीन है. वो शायर जी कहते हैं इसके बारे में कि दुनिया अब भी हसीन है. लॉकडाउन के दौरान ये एहसास कि जो कुछ आज भी है मेरे पास, गौर से देखो ये काफी है. मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे रहने दीजिए, मेरी माफी है. 100 में से 50 नंबर जो आए हैं, 100 में से 50 नंबर जो आए हैं, जैसे भी जितने भी कमाए हैं, जो है मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हूं. जो नहीं है वो कब हमारे हो पाए हैं. गौर तो कीजिए, गौर तो कीजिए, दुनिया अब भी हसीन है. सर पे छत है, रसोई में खाना है, नीचे जमीन है. उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जिनके पास 100 में से कुछ भी नहीं बचा. उनसे पूछिए जिनके पास 100 में से कुछ भी नहीं बचा. जब हम किससे देखते हैं कि हमारे मजदूर भाई सैकड़ों मील चलकर अपने घर पर जाने की कोशिश करते हैं. जब हम ये किस्सा देखते हैं कि एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर पैदल घर जाने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम देखते हैं कि हमारी एक बहन जो अपने माता पिता को साइकिल पर लेकर एक कोने से दूसरे कोने पर जाने की कोशिश कर रही है, ये बातें देखते समय हमारा दिल भर आ जाता है. हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे प्रभु जी ने, हमारे ईश्वर ने
हम पर इतनी अच्छी मेहरबानी कर दी है कि जो कुछ हमारे पास है उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। उनसे पूछिए जिनके पास 100 में से कुछ भी नहीं बचा, आपको अपने 50 भी अच्छे लगने लगेंगे, हमें पूरा यकीन है। सर पे छत है, नीचे जमीन है, दुनिया अब भी हसीन है। ये दुनिया अब भी हसीन है, इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। और अभी ये जो समय जो है, ये जो वक्त जो है, ये वक्त भी हमारा निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शायर जी कहते हैं इसके बारे में, वक्त तो फिर वक्त है, गुजर ही जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। कल तक वक्त की कमी थी, जिंदगी जाने किस रफ्तार से भाग रही थी और हम उसके पीछे। ये जो दिन बीत रहे उन्हें ख्वाबों में देखा था, हकीकत में हर किसी को वक्त से कितनी शिकायत थी। कभी कुछ राहत के पल नसीब हो, कुछ वक्त मिले अपनों के साथ गुजारने का, बच्चों के साथ बैठकर वो बचपन के खेल खेलने का, एक दूसरे का काम में हाथ बटाने का, दोस्तों से फुर्सत में बात करने का। आज वक्त रुका है, आज वक्त रुका है, तो हम क्यों नहीं रुक पा रहे, क्यों बेचैन है, इन पलों को क्यों नहीं जी पा रहे। कल क्या होगा कौन जानता है, जो होगा अच्छा होगा, यह यकीन खुद पर रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और जरा सा हौसला रखना है। वक्त तो फिर वक्त है, चाहे जितना भी बुरा हो वो गुजर ही जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमने हमारी ख्वाहिशों पर ध्यान देना चाहिए। हमने हमारे जीवन में जरूरत और हम ख्वाहिश किन चीजों की रखते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शायर जी कहते हैं इसके बारे में कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। गौर से सुनिएगा, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। जादू टोना रोज का, जादू टोना रोज का बच्चों का व्यवहार, छोटी सी एक गेंद में भर दे सब संसार। छोटा करके देखिए, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों पर आकाश है बाहों पर संसार, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान। जीवन का विस्तार छोटा करके देखना, ये समय की जरूरत है। मैं आज 10 वर्षों से ये पंक्तियां कहते जा रहा हूं, मेरे जहन में लेते जा रहा हूं, लेकिन आज इन पिछले 2 महीनों में जिन चीजों से हम गुजर रहे हैं, इस पे ये बात ज्यादा असरदार हो जाती है, ज्यादा ध्यान में आती है कि जीवन का विस्तार छोटा करके देखना कितना जरूरी है। ख्वाहिशों के झंझट में हमने करीबी रिश्तों को पराया कर दिया है। इस प्रकार के दौर से पिछले 3-4 दशक से हम चल रहे हैं। हरिवंश राय जी की, बच्चन जी की जो कविता आप में से कई भाइयों ने और बहनों ने पहले सुनी होगी, लेकिन आज मैं फिर से वो कविता दोहराना चाहूंगा, जो रिश्तों के बारे में, जो प्यार के बारे में, जो मोहब्बत के बारे में, जो अहमियत हमने देनी चाहिए, जो हमने दी नहीं है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर कविता है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। हरिवंश राय जी कहते हैं कि मकान चाहे कच्चे थे, मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे। मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। चारपाई पर बैठते थे, पास पास बैठते थे। सोफा और डबल बेड आ गए, सोफा और डबल बेड आ गए, दूरियां हमारी बढ़ा गए। छतों पर अब न सोते हैं, बात बतंगड़ अब न होते हैं। आंगन में वृक्ष थे, सांझे सुख दुख थे। दरवाजा भी खुला रहता था, मुसाफिर भी आते जाते रहता था। एक साइकिल ही बस पास था, एक साइकिल ही बस पास था, फिर भी मेल जोल था। रिश्ते निभाते थे, रूठते मनाते थे। पैसा चाहे कम था, पैसा चाहे कम था, लेकिन माथे पर न गम था। अब लगता है कुछ कमा लिया है, अब लगता है कुछ कमा लिया है, लेकिन बहुत कुछ गवा भी दिया है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे। पूरे जीवन की इस भाग दौड़ में हमने रिश्ते जो है, रिश्ते बनाने में हम कहीं कम हो गए, और हम ये सब चीजें इकट्ठा करना जो है, ये इकट्ठा करते करते हम चलते रहे। हमने हमारे जीवन में एक बात हमेशा ये कही है, और पिछले कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि हमारा ध्यान जो है
हमारा ध्यान हमारे इंद्रियों के चौसले पुराने में ज्यादा लगा हुआ है, हमारे शरीर की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान है, और हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा, हमारी जो चेतना है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। गौर से सुनिएगा, गौतम बुद्ध जी ने शरीर और चेतना के सौंदर्य के बारे में जो बातें कही है उस पर गौर करना जरूरी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर जो है, ये हमारा शरीर धोखा है, हमारे शरीर को मौत लगने वाली है। हमारा शरीर जो है ये पूरा गंदगी से भरा हुआ है, हमारा शरीर चारों अंदर से मल मूत्र से घिरा हुआ। माँ के गर्भ में जब होते हैं तो चारों ओर से मल मूत्र से घिरे हुए होते हैं। उसी मल मूत्र में हमारे शरीर की निर्मित होती है, उसमें ही हमारे शरीर का विकास होता है। अनेक ऐसी 32 प्रकार की कुरूपताएं हमारे शरीर में गिनाई गई है, जैसे केश, रोम, नख, दांत, अस्थि मज्जा, चर्बी, खून, पसीना, लार, ऐसी अनेक 32 कुरूपताएं हमारे शरीर में गिनाई गई है, जिन कुरूपताओं को लेकर हमारा शरीर चल रहा है। अभी आप सोचिए, इन कुरूपताओं को लेकर, इस गंदगी को लेकर जब हम शरीर हमारा चल रहा है तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे शरीर से बदबू ना आनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे रोज सुबह को साफ करना, धोना, रगड़ना, इत्र लगाना, नए नए कपड़े पहनना, हीरे जवाहरात के आभूषण पहनना, ये सब चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर से बदबू बह नहीं पाती। लेकिन हमारे शरीर की अंदर जो चेतना है वो मूल स्वभाव से सुंदर है। उसका सौंदर्य निखारने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। शरीर असौंदर्य है और इसलिए उसका सौंदर्य निखारने के लिए हम कोशिशें करते हैं। लेकिन हमारी चेतना जो है वो मूल स्वभाव से सुंदर है, तो उसका सौंदर्य निखारने के लिए हमने जो कोशिशें करनी चाहिए वो हमने रोटरी में सीखा है। हमने रोटरी में ये सब बातें सीखी है कि हम औरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जो चीजें करते हैं वही हमारी चेतना का सौंदर्य निखारने का रास्ता है। जब हमारे शरीर से चेतना का पक्षी जब उड़ जाता तो हमारा शरीर मोहन पालेशा रहता नहीं है, मोहन पालेशा की बॉडी बन जाती है। और किसी वजह से अगर घर से हमारी बॉडी लेकर जाने में अगर विलंब हो जाए, अगर देर हो जाए, तो घर वाले भी लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाई जल्दी से लेकर जाओ, मरघट पर जाकर जलाओ, नहीं तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो इतना गंदगी से भरा हुआ हमारा जो शरीर है उस पर ही हम नाज करते हैं, उस पर ही इतराते हैं और उसे अच्छा दिखाने के लिए सब करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि शरीर तो राख हो जाएगी, लेकिन हमारी किस बात से लोग हमें हमारे जाने के बाद भी याद करेंगे, ऐसा कार्य हम कौन सा कर रहे हैं। ये कार्य हम कौन सा कर रहे हैं ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे बाद क्या होने वाला है, हमारे बाद हमें कौन याद करने वाला है, ये सबसे जरूरी है। और किस बात के लिए याद करने वाला है ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही सुंदर कविता है इसके बारे में। उस कविता का शीर्षक है व्हाट विल मैटर और इसके ऑथर है माइकल जोसेफसन। ये कविता इतनी सुंदर है कि हमारे रोटरी का, हमारा जो जीवन चल रहा है, जो हमारा रोटरी का चक्र है, इसमें रोटरी में रहने की हमारी सब अच्छी बातें जो है इस कविता में दर्शाई गई है। और ये मैं कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, व्हाट विल मैटर बाय माइकल जोसेफसन। Ready or not, someday it will come to an end. Ready or not, someday it will come to an end. There will be no sunrises, no minutes, hours or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. It won't matter what you own and what you owed. Your grudges, resentments, frustrations and jealousies will finally disappear. It won't matter where you came from and what side of the tracks you lived on at the end. It won't matter whether you were brilliant or beautiful. Even your gender and skin color would be irrelevant. So what will matter? So what will matter and how will the values of your days be measured?
What will matter is not what you build, not what you bought, but what you built. What will matter is not what you learned, but what you taught. What will matter is not what you got, but what you gave. What will matter is every act of integrity, courage, compassion, and sacrifice that enriched and enthused others to emulate your example. What will matter is not your success, but your significance. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is how long you are remembered by whom and for Lord. Friends, living a life that matters. Living a life that matters does not happen by accident. It is not a matter of circumstances, but of choice. So please, choose to live a life that matters. हमने ये बात समझनी चाहिए कि हमारा लाइफ, हमारी जिंदगी जो है, हमने किस तरीके से जीनी है, इसकी चॉइस हमने करनी है, और ये किसी और के इस पे हमारी जो बातें हैं औरों की विशेष पे और औरों के कहने पर हमारी बातें निर्भर नहीं होनी चाहिए. इस बात पर हमने ध्यान देना चाहिए. मैं हमेशा ये बात कहने की कोशिश करता हूं कि हमने हमारा जीवन जो है ये पूरी संवेदनशीलता से जीना चाहिए. हमारी आजादी के पहले से जो दौर चलते आ रहा है, आज आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी वो दौर वैसे के वैसा ही है. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये महात्मा गांधींजींनी जी सामाजिक परिस्थिती होती त्याचं विश्लेषण केलं, आणि त्या सामाजिक परिस्थिती जी अशा प्रकारची होती की भरपूर विषमता होती. सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे सामाजिक असुरक्षितता निर्माण झाली, आणि सामाजिक असुरक्षितता निर्माण झाल्यामुळे लोकांमध्ये संचय करण्याची वृत्ती वाढत चालली. संचय करण्याची वृत्ती जशी वाढत गेली तशी लोकांनी संवेदनशीलता जी आहे, जी लहान मुलामध्ये अतिशय उत्कट असते, तरल असते, ती संवेदनशीलता आपली कमी होऊ लागली. संवेदनशीलता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ लागली की नवीन नवीन प्रकारचे गुन्हेगारी, नवीन नवीन प्रकारचे अपराध हे वाढत गेले. सामाजिक विषमता, त्यातून निर्माण होणारी असुरक्षितता, त्यातून निर्माण होणारी संचय करण्याची वृत्ती आणि त्यातनं गायब झालेली संवेदनशीलता. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून महात्मा गांधीजींनी सांगितलं की मनुष्य मुळात हा निसर्गप्रेमी आहे, देवामध्ये पूर्ण पूर्ण श्रद्धा ठेवणारा आहे, संवेदनशील आहे, एक दुसऱ्याच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी होणारा मनुष्य आहे, तरी सुद्धा निसर्गाच्या नियमाच्या विरोधात मनुष्य का वागतोय. तेव्हा त्यांनी त्याची कारण मीमांसा करून सांगितलं की ही 7 सामाजिक पातके, these are the 7 social sins which are responsible for inhuman behavior of a person, and he named it. First, politics without principles, knowledge without character, science without humanity, wealth without work, pleasure without conscience, lack of morality in trade and business, and the last was worship without sacrifice. 7 सामाजिक पातके. राजकारणात आढळणारा तत्वांचा अभाव, शिक्षण क्षेत्रात आढळणारा चारित्र्याचा अभाव, विज्ञानाची मानवनिरपेक्षता, आनंद संपादनात आढळणारा विवेकाचा अभाव, अशा प्रकारचे 7 सामाजिक पातके, दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर्स. माझा एकच आग्रह राहतो, नेहमी हाच आग्रह आहे, आणि हा आग्रह मी पुनश्च आज इथे सांगणार आहे की संवेदनशीलता. मला ह्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये जर कोणाची आठवण आली असेल तर आपले जे वृद्ध आई बाबा जे वृद्धाश्रमामध्ये आहेत, अनेक जणांचे आई बाबा आहेत की जे वृद्धाश्रमामध्ये आहेत. म्हणजे आपण आपल्या जीवनातल्या ज्या काही आशा, आकांक्षा, ख्वाहिशा, जसं मी म्हणालो, त्या पूर्ण करण्यासाठी स्नेह आणि प्रेमाची नाती जी आहेत त्याकडे लक्ष आपलं गेलं नाहीये. आज मुख्यतः ह्या 2 महिन्यामध्ये जास्त काळजी त्यांची वाटली जे वृद्धाश्रमामध्ये ज्येष्ठ आई बाबा आपले आहेत. साधा विचार करा, 75-80 अशा वयामध्ये जी आई तिथे आहे आज वृद्धाश्रमामध्ये, तिच्या भावना काय असतील ह्याचा फक्त विचार केला तर अंगावर काटा येतो आपल्या. कारण की काय, मी एक
मला कवींचं नाव लक्षात नाहीये, पण एक अतिशय सुंदर कविता आहे की जी या वृद्धाश्रमामध्ये ज्या आजी आहेत त्यांच्या भावना काय असतील त्याविषयी आहे. या कवितेचं शीर्षक आहे आईची साथ, आणि मी प्रस्तुत करतो की महिने मागून महिने गेले, महिने मागून महिने गेले, शेवटी वर्ष सरून जाते, वृद्धाश्रमाच्या पायरीवर वाट तुझी पाहते. महिने मागून महिने गेले, शेवटी वर्ष सरून जाते, वृद्धाश्रमाच्या पायरीवर वाट तुझी पाहते. भिजून जातो पदर आणि मन रिते राहते. कधी कधी मात्र तुझी मनी ऑर्डर येते. पैसे नकोत यावेळी, तूच येऊन जा बाळा, मला तुझ्या घरी घेऊन जा. तुझा बा होता तोवर काळ बरा गेला, तुझी आठवण काढत उघड्या डोळ्यांनी गेला. लेख माझा मोठा साहेब, ह्याचं लई कौतुक त्याला. माझ्याही हृदयात फोटो तू माझा पाहून जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन जा. दुष्काळाच्या साली जन्म तुझा झाला, तुझ्या दुधासाठी आम्ही चहा सोडून दिला. एक कपडा वर्षाकाठी पुरून घातला, साल घातली बापानं पण तुला शाळेमध्ये घातला. हवं तर तू हे सगळं विसरून जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन. धुणभांडी करीन मी, केर कचरा काढीन मी, आळूवळ्या पुरणपोळ्या तुझ्यासाठी रांधीन मी. नातोंडाचं दुखलं खुपलं सगळं बघीन मी, घाबरू नकोस तुझी आजी असं नाही सांगणार मी. घरातली कामवाली म्हणून घेऊन जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन जा. थकलेले डोळे बाळा प्राणकंठी आले, तुझ्या विना जगणे आता मुश्किल झाले. विसरू कशी तुला मी, तुझ्यामुळं आई झाले. पोर माझं कुलभूषण, पोरकी मी का झाले. आता माझ्या थडग्यावर येऊन मला आई म्हणून जा, आणि जमलंच तर हा वृद्धाश्रम पाडून जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन जा, बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन जा. आपण ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज लढा देत आहोत, आणि हे सगळे लढा देत असताना जसं आता डॉक्टर गिरीश आपले डीजी जे आहेत ते म्हणाले की ह्या वर्षात पूर सुद्धा आला. आता हे कोविड-19 पॅन्डेमिक आहे, पूर आला, त्याच्यावरनं मला लक्षात येतं की कुठेही पाण्याची कमतरता किंवा पाणी जास्त ह्या सगळ्या संकटांना आपण तोंड देत असतो. परंतु एक विशिष्ट जागा अशी आहे की जिथे पाण्याची कमतरता असून चालणार नाहीये. ज्येष्ठ कवींच्या 2 ओळी आहेत. मी ही जी 7 सामाजिक पातके सांगितली आणि ही सामाजिक विषमता जी आहे त्याला जर वाळवंटाची उपमा जर दिली तर त्या संदर्भामध्ये ह्या ज्येष्ठ कवींच्या 2 ओळी ऐका की वाळवंटात हरवलो तरी जगण्याची जिद्द कायम आहे. कुठेच नसले म्हणून काय झाले, माझ्या डोळ्यात तरी पाणी. हे डोळ्यात पाणी असणं आवश्यक आहे, आणि ही संवेदनशीलता आवश्यक आहे. ही संवेदनशीलता जी लहान मुलांमध्ये असते तरल आणि उत्कट, ती संवेदनशीलता आपण जर नाही जोपासली तर पुढचा काळ फार संकटाचा आहे, आणि ही गोष्ट लक्षात ठेवणं फार आवश्यक आहे. संवेदनशीलता पूर्वपदावर आणणं आवश्यक आहे, आणि आपल्या शरीराविषयीचा जो काही अभिमान आहे तो सुद्धा कमी करणं आवश्यक आहे. आपल्या चेतनाकडं, आपल्या आत्माकडं जास्त आपण लक्ष केंद्रित करणं हे फार आवश्यक आहे. अरुणजी, मला असं वाटतं की माझी वेळ झाली आहे, तर मी थांबतो आता इथे. पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचे आभार. हे अरुण भंडारे जे आमचे मित्र आहेत अधूनमधून फोन करत असतात. मी आज अजून एक उल्लेख करू इच्छितो. आपल्या जिल्ह्यामधील सर्व 5 गव्हर्नर्स, सर्व्हिंग गव्हर्नर आणि जे पुढे येणारे गव्हर्नर आहेत, काही ना काही निमित्तानं प्रत्येकाशी भेट झालेली आहे. इतकं स्नेह प्रेम मला ह्या आपल्या डिस्ट्रिक्ट कडून मिळाल्या मागील 10 वर्षामध्ये की माझ्याकडं एक मोठा अतिशय चांगला आठवणीचा साठा. म्हणजे मी आधी सांगितलं तसं की मी नाव घेता मला 30 मिनिटं लागतील सगळ्यांची नावं जर घेतली तर. परंतु मी सगळ्यांना मनपूर्वक आज पुनश्च एकदा नमस्कार करतो, आणि तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल मनापासून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो. Thank you for inviting me, Arun, and thank you all the organizers. Thanks a lot
and wish you all the best for the rest of the year. Thank you. Thank you. Thank you very much for accepting our invitation. Thanks a lot, sir. धन्यवाद मोहनजी. खरं तर मी उपस्थितांना सगळ्यांनाच आपल्याला आधी सांगितलं होतं आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जण मोहनजींचं हे जे वक्तृत्व कला आहे त्याला त्याच्याशी परिचिती आहे. मोहनजींनी आपल्या अतिशय सुंदर आणि शायराना अंदाजमध्ये इस्कॉन या कॉन्फरन्सला मध्ये जे रंग भरले ते खूपच सुंदर आहे. आता जो लॉकडाऊन आहे आणि या वेळेत आपण कसं जगलं पाहिजे आणि जीवन कसं सुंदर बनवलं पाहिजे, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा. आणि हेच खरं आहे की या नश्वर शरीरावर आपण जो काय नाच करतोय तो किती जायज आहे याचा पण आपण विचार केला पाहिजे. रोटरी जीवनात आणि फ्रेंडशिप मध्ये कशी सुंदरपणे आपलं हे व्यक्त करते. आपल्या अतिशय मोटिवेशनल गायडन्स करतात आणि जो जीवनाकडे पाहण्याचा एक सुंदर नजरिया आपण दिला त्याच्याकरता आम्ही आपले अतिशय आभारी आहोत. आमच्या विनंतीला मान देऊन आपले मौलिक विचार आणि वेळ तुम्ही आम्हाशी शेअर